मैं टोल्टन मार्केट की छोटे गोश्त की दुकान पर खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और कुछ इस किस्म के जज्बाती सवालों जवाब सुन रहा था। नसीम भाई, पहले मेरा कीमा बना दीजिए, एक खातून कह रही थी। बहन जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपका ऐसा कीमा बनाऊंगा कि आप याद करेंगी। ज़रा जल्दी करें नसीम भाई, बस आप खड़ी रहें, आपके खड़े खड़े मैं आपका कीमा बना दूंगा। कीमा रूखा बनाऊं या मोटा? रूखा ठीक है, लेकिन मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बहन जी, ये कुरैशी साहब का कीमा है, ये वाला जो मैं कूट रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह आपका कीमा बनेगा। नसीम साहब, मगज़ चाहिए, मिल जाएगा? एक साहब दरियाफ्त करते हैं। क्यों नहीं जनाब, ये हमारे लीडर थोड़ी हैं, बकरे हैं, इनमें बहुत मगज़ है, अभी देता हूँ। और मेरे गुर्दों का क्या हुआ? एक आवाज़ आती है। ये वाले? नसीम का भाई, जो शक्ल से हीरो लगता है, चंद गुर्दे फ़ज़ा में बुलंद करते हुए कहता है, आपके गुर्दे हैं, अभी निकाले हैं, बना कर देता हूँ। और मेरी रान? ये रही आपकी रान, बिल्कुल नरम और ताज़ा ताज़ा। और मेरी सिरी? अभी तोड़ता हूँ। एक साहब जो आर्डर देकर जा चुके थे वापस आकर पूछते हैं, यार अभी तक मेरा गोश्त नहीं बनाया? ओहो, आप ये बताएं कि आपकी बोटियां कैसे काटूं, छोटी या बड़ी? मैं 5 मिनट में आपका गोश्त बनाता हूं जनाब। हम आपका गोश्त नहीं काटेंगे तो और किसका काटेंगे? बिलाहर मेरी बारी आती है और मैं एक मुख्तसर सा आर्डर देता हूं। तारड़ साहब, नसीम मुस्कुराते हुए कहता है, इतना गोश्त तो पूरे मोहल्ले के लिए काफ़ी होगा। क्या करेंगे इतने गोश्त को, देख पकाएंगे? भाई, आप बराए करम झुकते ना करें और गोश्त बना दें। और ये वाली बोटी तो अच्छी नहीं है, ये ना डालना। ये वाली? वो बोटी को उठाकर उसकी नुमाइश करता है। ये वाली बोटी तो बड़ी जज्बाती बोटी है तारड़ साहब। नसीम अपने गोश्त के बारे में जज्बाती का लफ्ज़ बेदरेग इस्तेमाल करता है। मसलन, जनाब ये गुर्दा मिलाहिज़ा फरमाएं, बिल्कुल जज्बाती है। ये चाँप जो आप देख रहे हैं जज्बाती हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये रान तो है ही जज्बाती। वैसे मेरे पास गैर जज्बाती गोश्त भी है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। वो सामने वाला बकरा जो लटक रहा है वो शहनशाह जज्बात है, और बकरी जो है ये मलका जज्बात है। इसकी टांग पेश करूं? गोश्त के बारे में कालम लिखना गैर अदबी सा फेल है, लेकिन क्या किया जाए, ये महंगा होता जा रहा है और इसके साथ ही लोगों की मुसलमानी भी कम होती जा रही है। गोश्त और मुसलमान लाजमो मलजूम है। हमारे गांव में तो ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा गोश्त खाने से ईमान मजबूत हो जाता है, लोहे की तरह। जाहिर है कि अगर गोश्त महंगा होगा तो कम खाया जाएगा और उसी तनासब से मुसलमानी कम होती जाएगी। मैं भी इसीलिए फ़िक्रमंद हूँ। गोश्त की कीमतों में यकदम इजाफा हो गया और कहीं से एहतजाज का एक लफ्ज़ सुनाई नहीं दिया। सिगरेट महंगे हो जाएं तो छोड़ दो, चाय महंगी हो जाए तो कम पियो, आटा महंगा हो जाए तो केक खा लो, लेकिन गोश्त तो कम नहीं खाया जा सकता। मुझे चूँकि गोश्त की कीमतों में इजाफे की खबर ना थी, इसलिए मैंने जेब में पड़ी रकम के मुताबिक आर्डर दिया और फिर बाद में बिल ज़्यादा बनने पर खूब शर्मिंदा हुआ। एक छोटा सा किस्सा है जिसमें गोश्त के बारे में ही कुछ बयां है। मैं उस वक़्त तकरीबन 15-16 बरस का था और पहली मर्तबा वलायत जा रहा था। जहाज़ में मेरे बराबर की नशिस्त पर एक मौलाना बराजमान थे। वो खासे मासूम थे। मैंने दरियाफ्त किया, क्यों चचा, आप किस सिलसिले में इंग्लिस्तान जा रहे हैं? तो कहने लगे, बेटा मैं काफरों को मुसलमान करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, आपको अंग्रेज़ी आती है? कहने लगे, नहीं, जिसने मुसलमान होना होगा उसे खुद ब खुद मेरी ज़ुबान की समझ आ जाएगी। उन दिनों अभी जेट मुसाफिर बरदार त्यारे उड़ान नहीं करते थे, चुनाचे पंखों वाला जहाज़ बड़े मज़े से हवाओं और बादलों से अटकेलियाँ करता मंजिल की जानब जाता था। हम कराची से चले और फिर तेहरान, काहिरा, एथेंस वगैरह में रुकते रोम पहुँचे। रोम में 2 घंटे का स्टॉप था और एयरलाइन की जानब से ऐलान किया गया कि मुसाफिर हजरात एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाकर अपनी पसंद का खाना तनावल फरमाएं, बिल कंपनी के ज़िम्मे होगा। इस ऐलान पर मुसाफिर हजरात बेहद खुश हुए। मैं भी खुश हुआ और मौलाना तो बेहद खुश हुए, क्योंकि हमें शदीद भूख लगी थी। रेस्टोरेंट में बैठे तो एक खूबरू अतालवी खातून हाथ में मेन्यू पकड़े हमारे करीब आ गई। मौलाना खांसे और नापसंदीदगी का इजहार किया। मैं चूँकि अभी बच्चा था, इसलिए मुझे खांसी बिल्कुल ना आई। मैंने अपने लिए 1 अदद रोस्ट चिकन मंगवाया। मौलाना, आप क्या खाएंगे? मैंने अपने मुसाफिर चचा जान से पूछा।
اس گوری لڑکی سے کہو کہ میرے لیے صرف ابلی ہوئی سبزیاں لے آئے، کیونکہ گوشت تو یہاں پر حلال نہیں ہوگا، انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ اب میں نے تو اس معاملے کے بارے میں غور نہیں کیا تھا کہ یہاں گوشت کس قسم کا ہوتا ہے، اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے ان کا آرڈر بھی دے دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ویٹرس خوراک لے آئی۔ ایک ٹرالی میں میرا روسٹ مرغ ابھی تک روسٹ ہو رہا تھا۔ اس کی خوشبو پورے ریسٹورنٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مرغ کی گردن، انڈے اور آلو کے قتلے اور سلاد وغیرہ باہر دکھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے آگے رکھ دیا گیا۔ پھر ویٹرس واپس گئی اور ایک چھوٹی سی پلیٹ لا کر مولانا کے آگے رکھ دی۔ اس میں ایک ابلی ہوئی گاجر اور ایک دو آلو تھے۔ سفری چچا جان نے گاجریں کھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی نظریں میرے روسٹ مرغ پر سے اٹھائے نہیں اٹھتی تھیں۔ میں مزے سے کھاتا جا رہا تھا اور وہ مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے گرج کر کہا، برخودار؟ جی جناب، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ یہ ہوٹل والی زنانی کو کہو کہ میرے لیے بھی یہی مرغ لے آئے، یہ شکل سے حلال لگتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانے کے شوق میں ہم بعض اوقات اپنی مسلمانی کو بھی خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ لاہور کے ایک بہت ہی معروف ڈاکٹر صاحب اکثر بازار جا کر ایک بکرا خرید لاتے، گھر جا کر اسے خود ذبح کرتے، گوشت بناتے، خود ہی بھونتے اور پھر اپنے بیٹوں کے ہمراہ ایک ہی نشست میں اسے نوش کر جاتے۔ موصوف فرمایا کرتے تھے کہ گوشت ہونا چاہیے، چاہے گدھے کا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے مکان بنایا تو ایک مزدور تقریباً روزانہ شام کو مزدوری کی رقم وصول کرتا، اس کا گوشت خریدتا اور بھون کر کھا جاتا۔ میں خود اگرچہ کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں، لیکن گوشت کھاتے ہوئے 1-2-4 دن گزر جائیں تو جمائیاں آنے لگتی ہیں، دنیا بے رنگ نظر آنے لگتی ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن اب تو قیمت زیادہ ہونے سے ایسا لگ رہا ہے کہ قیمہ بکرے کا نہیں ہمارا اپنا بن رہا ہے۔ ہمارے گردے نکالے جا رہے ہیں اور مغز کھایا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ہم گوشت کی دکان پر جا کر کسائی کے آگے لیٹ کر کہیں گے، برائے کرم میرا قیمہ بنا دیجیے۔